हेलो एवरीवन, चलो जो चैप्टर कल हमें चल रहा था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड एमलगमेशन पार्ट नंबर 2 है, उसको खत्म करते हैं। और सर फाइनेंस वालों, आपके कोई जूनियर्स हो गया तो सजेस्ट कर दो यार उनको। बहुत मेहनत करके मैं लॉ की वीडियोस कंप्लीट कर रहा हूँ, उसको इंटर लॉ की वीडियोस कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सर अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि मैं इसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन टाइप से मैं उनको दिमाग में लॉ को प्यार करवा दूंगा। लॉ इज नॉट अ थ्योरी सब्जेक्ट, मैं उसको प्रैक्टिकल बनवा दूंगा। तो ठीक है सर, अगर तो 3500 4000 में कोई इंटर की लॉ क्लास मिले आप सजेस्ट कर ही सकते हो। आप जो पढ़ रहे हो आपको लग रहा है कि बेस्ट है तो आप सजेस्ट प्लीज करना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, वो सब बात की बात है, हम अपना सिलेबस देखते हैं। मैं बस बोल ही सकता हूँ। चलो सर अब पढ़ते हैं। हमने 234 तक हमने देख लिया था। मर्जर एक्विजिशन विद फॉरेन कंपनी कैसे होगा, आरबीआई अप्रूवल की पॉइंट्स है, कंसिडरेशन कैसे मिलेगा इन कैश और डिपॉजिटरी रिसिप्ट और बोथ। सर अगर इंटर की आप किसी को सजेस्ट करो तो प्लीज हमारी डेमो लेक्चर्स 5 क्लास तक अपलोडेड है, उसके बाद हम पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव दोनों अवेलेबल है, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हो, करवा सकते हो सर, ठीक है। चलो, पावर टू एक्वायर शेयर्स फ्रॉम डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। सर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वो बारात में नाराज फूफा जी, ठीक है, वो कहलाते हैं डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। सर ये 235 कब लगता है? जब दो कंपनी के बीच में कुछ एमलगमेशन हो रहा है ना, तो भाई वर्च्यू ऑफ एमलगमेशन कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको ये अरेंजमेंट है ना पसंद ही नहीं है, नाराज है। हर शादी में कोई ना कोई फूफा जी नाराज होते ही होते हैं। तो ये वो फूफा जी वाले लोग हैं जो नाराज होते हैं। सर कितने परसेंट लोग डिसेंटिंग हो सकते हैं? मैक्सिमम सर 90% लोग डिसेंटिंग हो सकते हैं। ना ना ना, इतना नहीं होता भाई, गिन चुन के 2-3 लोग फूफा जी नाराज होते हैं। तो डिसेंटिंग ज्यादा से ज्यादा 10% हो सकता है भाई। क्या क्यों होगा 10%? मैं बोलूँ अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो 235 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम में आने के चांसेस है। मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं तो आने के चांसेस समझ लेना हाईली है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट सेक्शन का क्या है? स्कीम मस्ट बी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरिंग कंपनी। जैसे मान लो आइडिया और वोडाफोन का एमलगमेशन होने वाला है, ठीक है, ये बाय वर्च्यू ऑफ एमलगमेशन होने वाला है। तो आइडिया के ना शेयर्स, आइडिया के शेयर्स है ना, शेयर्स वो ट्रांसफर होने वाले हैं ट्रांसफरिंग कंपनी जो वोडाफोन है, जो एक्जिस्टिंग कंपनी, क्यों आइडिया बंद होने वाली है। तो जिसके शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, जिस नए कंपनी में जो वोडाफोन है जो एक्जिस्टिंग रहेगी, तो बंद हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं शेयर्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। इसमें मान लो एग्जांपल, ट्रांसफर कंपनी आइडिया, इसकी बैलेंस शीट है। चलो आगे देखते हैं। सर जैसा मैंने बताया था, स्कीम में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर कंपनी से, ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में होने चाहिए। उसमें से कुछ लोग जो होंगे नाराज होंगे, एमलगमेशन स्कीम या अरेंजमेंट स्कीम से नाराज होंगे, जो कि हमें उसको नाराज फूफा जी कहते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं, ठीक है, जो हमें डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कहते हैं। अब सुनो, मैंने बताया था, मान लो ये आइडिया का बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे शेयर्स होंगे, तो शेयर्स लिखेंगे यस ट्रांसफर टू दिस कंपनी। और ये मान लो कि वोडाफोन का बैलेंस शीट है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन आइडिया कंपनी। तो यहाँ पे बस ये चीज ध्यान रखना कि एक कंपनी शेयर्स दे रहा है, दूसरा कंपनी शेयर्स ले रहा है, उसमें से कुछ लोग नाराज होंगे जो डिसेंटिंग होते हैं। अब एक बात बताओ सर, ये कब जायज होगा, कब मतलब ये कंप्लीट माना जाएगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं आपको एक्वायरिंग शेयर्स वाला, ये कब फुलफिल होगा? सुनो सुनो सुनो, एक बात बताता हूँ, देखो, इट मस्ट बी अप्रूव बाय मेंबर्स होल्डिंग 9/10 वैल्यू। तो कहने को 90% हो जाता है, लेकिन एग्जाम में 9/10 लिख के आना, 90% लिख के आना, जो नहीं लिख के आना, जो लॉ में लिखा भाई वही लिख के आना। 9/10 को 90% मत करना, ठीक है। ऑफ देखो है तो 90% ही, ठीक है। ऑफ शेयर्स विद इन 4 मंथ्स ऑफर मेड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी। मान लो 1 अप्रैल को ऑफर दिया ट्रांसफरिंग कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी को कि भैया क्या करो, हम आपको एमलगमेशन होने वाला है और हमें आपका 90% क्या चाहिए, अप्रूव चाहिए, ठीक है। सुनो मतलब सुनो एग्जांपल बताता हूं। मान लो 1 लाख शेयर्स आइडिया के हैं, वोडाफोन के साथ मर्ज होने वाली है। वोडाफोन ने ऑफर दिया और 1 अप्रैल को ये है ना ऑफर दिया, ठीक है। अब इस वोडाफोन आइडिया शेयर्स खरीदने वाली ऑफर दिया। अब 1 अप्रैल से 4 मंथ, 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है। 4 मंथ कब खत्म हुआ? 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई को क्या हुआ? चौथा मंथ खत्म हो गया। तो इस 4 मंथ के अंदर है ना, वोडाफोन को आइडिया के 9/10, या मान लो आइडिया के जो शेयर होल्डर्स है ना, मान लो 1 लाख है ना, तो उसमें से 90,000 शेयर्स में बोलना चाहिए यस, वो स्कीम को अप्रूव कर रहे हैं। तो 10,000 क्या हो गया? नाराज फूफा जी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। या मान लो 95,000 शेयर होल्डर ने बोला कि हाँ हम ये स्कीम अप्रूव कर रहे हैं। तो सर 4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 4 महीने के अंदर मान लो पहले मंथ में 30% लोग आ गया, दूसरा मंथ में 20% लोग आ गया, तीसरा मंथ 30% आ गया, चौथा में 10% आ गया, टोटल 90% लोगों ने 4 मंथ्स के अंदर हाँ बोल दिया कि हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। तो सर जो डिसेंटिंग बचे, सर ये मान लो 90% आया ही नहीं, तो भैया ये ऑफर नहीं हो पाएगा, अप्रूव नहीं हो पाएगा।
अप्रूव होने का पहला क्राइटेरिया क्या है कि 90% लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा या उससे ज्यादा लोगों को हाँ बोलना पड़ेगा। अब सर एक बात बताओ, अब 10% लोग तो फूफा जी हो गए, हमारे नाराज फूफा जी हो गए, यस नाराज फूफा जी हो गए, मान लो 10 से 10 शेयर होल्डर्स नाराज फूफा जी हो गए, 10,000 शेयर्स वाले। अब उनका उनका क्या, तो ट्रांसफरिंग कंपनी, जो ट्रांसफरिंग कंपनी वोडाफोन है, मस्ट एक्सप्रेस डिजायर टू बाय शेयर्स फ्रॉम डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब उन्होंने यहाँ पे तो हाँ नहीं बोला था फूफा जी ने, बट फिर भी वोडाफोन बोल रहा है कि इनको कि मैं अभी भी तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहता हूँ। फिर यहाँ से 2 महीने का है ना, सुनो 2 महीने का है ना, जिस समय ये खत्म हुआ, एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ जब खत्म हुआ ना, फिर यहां से 2 महीने है ना, 2 महीने के अंदर ट्रांसफर कंपनी बोलेगा कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। सर एक चीज याद रखना, ये चीज एक्सक्लूड शेयर होल्डर हेल्ड बाय ट्रांसफर कंपनी सब्सिडियरी एंड नॉमिनी। देखो सर बहुत अच्छा एग्जांपल समझाता हूँ, सुनो इसको मैं ना यहां समझाता हूँ। 1 लाख शेयर्स थे आइडिया के, इंपॉर्टेंट है ठीक है। वोडाफोन ने ऑलरेडी 20,000 शेयर्स आइडिया के ले रखे थे, तो बचे कितने 80,000। तो सर जब ये स्कीम जाएगा ना, तो इसमें से हमें क्या देखना है 9/10, मतलब 80,000 का 9/10 क्या होगा 72,000। ये नहीं देखना है हमें 9/10 के अंदर जो बचा ना उसके शेयर होल्डिंग से पहले, शेयर होल्डिंग तो ऑलरेडी 20 है वोडाफोन में था ही, इसको छोड़ के जो 80,000 बचा ना, इसमें 9/10 का अप्रूवल आना चाहिए, तो ये याद रखना। अब सर इसमें से 9/10 का अप्रूवल आ गया, मान लो 74,000 आ गया, 6,000 लोग नाराज है अभी भी। तो जिस महीने जहां 4 मंथ खत्म हुआ, यहां से 2 महीने के अंदर फिर क्या देगा, वोडाफोन कंपनी बोलेगा कि हम तुम्हारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, 6,000 वाले शेयर्स हम तुमको खरीदना चाहते हैं, बताओ बेचोगे? तो ये 2 महीने का ऑफर और देगा। किनको देगा? ये बस डिसेंटिंग वाले को देगा, ठीक है। देन ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट गिव नोटिस टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, हम आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, ये उस नोटिस में भेजेगा ट्रांसफरिंग कंपनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को, जो नाराज लोग थे। आफ्टर रिसीविंग नोटिस फ्रॉम ट्रांसफरिंग कंपनी, अब ट्रांसफरिंग कंपनी का नोटिस आ गया, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स नाराज फूफा जी के पास नोटिस आ गया कि हाँ उस 2 महीने में जो वो शेयर्स खरीदने का ऑफर दिया था, तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स कैन अप्लाई टू ट्राइब्यूनल। अब भैया वो फूफा जी इतना नाराज है ना कि वो चाहते ही नहीं है शेयर्स बेचना, तो वो चल जाएंगे ट्राइब्यूनल पास। ट्राइब्यूनल पर क्या बोलेंगे? ट्राइब्यूनल क्या उस पर ऑर्डर पास करेगा अगेंस्ट द कंपनी। क्यों? क्योंकि बोलेगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स की भैया हमारे शेयर्स की वैल्यू 100 है और वोडाफोन हमें 80 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ दिक्कत हो रहा है, 20 रुपए का लॉस हो रहा है, हम नहीं देंगे अपना शेयर्स। तो ट्राइब्यूनल बोलेगा भैया, कंपनी को बोलेगा नहीं खरीद सकते तुम। दूसरा क्या है, ट्राइब्यूनल बोलेगा कि भैया क्यों नहीं कर देंगे, फेवर सब कुछ सही है, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो नाराज फूफा जी लोग, जबरदस्ती का तुम ज्ञान लगा रहे हो कि शादी में खाना खराब बना है, भाई सब कुछ प्रॉपर मिला है, तुम्हारी 100 रुपए वैल्यू तुम्हें 102 मिल रहा है, बेच खत्म करो। तो दोनों ऑफर, दोनों ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ सकता है, एक तो बोलेगा कंपनी का अगेंस्ट जाएगा, कंपनी के फेवर में जाएगा। If dissenting shareholders do not apply to tribunal within 1 month, अब देखो from giving notice, मान लो हमने क्या बोला 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, देखो ये 4 महीने के बाद within 2 months after expiry of 4 months, तो 4 महीने बाद 2 महीने के अंदर अंदर ट्रांसफरिंग कंपनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स बोलेगा हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, बट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने कोई अपील नहीं किया, जैसे यहाँ पे तो अपील कर दिया, बट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने कोई अपील नहीं किया 1 महीने के अंदर अंदर तक, तो भैया ट्रांसफरिंग कंपनी क्या कर सकता है, बाई कर सकता है डिसेंटिंग शेयर होल्डर से, डीम्ड हो जाएगा फिर। तो सर देखो आराम दो, टिपिकल है थोड़ा। सबसे पहले जो ऑलरेडी शेयर्स है उसको हटा दो, जो बचे हुए हैं, जैसे मान लो 1 लाख कंपनी आइडिया के शेयर्स है, उसमें 50,000 ऑलरेडी वोडाफोन के पास था, 50,000 बचा ना, तो उस 50,000 में 90% देखना है, दैट इज 45,000, ठीक है। अब 4 महीने के अंदर वेट करना, ये नहीं कि पहले मंथ में 10% आया, दूसरे मंथ में 20% आया, तो ये हाँ टोटल क्यूमुलेटिव देखना है 4 महीने में 90% आया कि नहीं आया, 9/10 आया कि नहीं आया। अब बचे नाराज लोग, तो नाराज लोग को 4 महीने एक्सपायरी होते ही 2 महीने के अंदर ऑफर देंगे, हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं। वो नाराज लोग 2 जगह जाएंगे, नाराज लोग कहां जाएंगे, ट्राइब्यूनल पास। ट्राइब्यूनल पास अपील लेके जाएंगे, भैया ट्राइब्यूनल कंपनी हमें कम ऑफर दे रही है, तो ट्राइब्यूनल अगेंस्ट ऑर्डर पास करेगी, बढ़िया कंपनी सही ऑफर दे रही है तो ट्राइब्यूनल फेवर में पास करेगी। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अगर नहीं गया ट्राइब्यूनल पास तो डीम हो जाएगा, भैया वो झपट्टा मार के आपका शेयर्स खरीद लेंगे। तो 1 महीने के अंदर डिसेंटिंग होल्डर का पास टाइम है, तुम अपील करने जा सकते हो। 1 महीना एक्सपायरी हो गया तो भैया तुम नहीं जा सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ तो सही चल रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। चलो अब ट्रांसफरिंग कंपनी क्या करेगा, ट्रांसफर डीड, सेल ट्रांसफर डीड, जो भी सेल का ट्रांसफर डीड होगा प्लस कंसिडरेशन रोकड़ा किसको देगा, ट्रांसफरर कंपनी आइडिया को, क्योंकि आइडिया शेयर्स खरीद लिया तो ट्रांसफरिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया, तो मान लो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो पैसा देगा ट्रांसफर कंपनी को और ट्रांसफर डीड सेंड करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है फिर, रजिस्टर्ड ट्रांसफरिंग कंपनी एज शेयर होल्डर्स। अब ट्रांसफरिंग कंपनी को क्या एज ए रजिस्टर क्या करेगा, शेयर होल्डर रजिस्टर करेगा, ठीक है।
और मेंटेन ए सेपरेट बैंक अकाउंट। अब ये पैसा जो रोक रहा है 200 करोड़, इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाएगा, फिर वहां से क्या करेगा, उस बैंक अकाउंट से डिसबर्स करेगा सब शेयर होल्डर्स को 60 दिन के अंदर। कौन करेगा, ये आइडिया कर रहा है जो डिसोल्यूशन होने वाली है, ठीक है। तो आइडिया सबसे पहले क्या करेगा, शेयर होल्डर ट्रांसफर को एज ए शेयर होल्डर ट्रांसफर कर देगा, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म कर देगा भैया तुम लोग जाओ, अब आइडिया वोडाफोन से क्या है हमारे कंपनी का शेयर होल्डर्स है। फिर मेंटेन होगा सेपरेट बैंक अकाउंट जिसमें वो पैसा आएगा जो भी वोडाफोन पैसा देगा, और एक सारा पैसा डिसबर्स होना है 60 डेज के अंदर। फिर वो आइडिया पैसा निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को 60 दिन के अंदर पैसा दे देगा, ठीक है। अब देखो 236 में भी यही होता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग खरीद ले, बट यहाँ पे है ना बाय वर्च्यू ऑफ एमलगेमेशन नहीं होता। यहाँ पे बस भाई बात सिंपल सी बात है, 90% कंट्रोल आ चुका है तुम्हारा, 90% कंट्रोल आ चुका है, तो 10% क्यों नहीं खरीद रहे हो, ये भी खरीद ही लो। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्यार से होता है बात, यहाँ से प्यार से बात। वहाँ पे जबरदस्ती होता है कि हाँ हमें चाहिए ही चाहिए, डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स तुम्हारे शेयर चाहिए ही चाहिए, 2 महीने के अंदर ऑफर देंगे, नहीं दे रहे हो तुम अपील फाइल कर दी, अपील फाइल कर दी, अपील मान लो खत्म हो गया, अपील ट्रिब्यूनल में अगेंस्ट गया, भैया शेयर्स के पैसा दो। नहीं अपील फाइल के 1 महीना खत्म हो गया, भैया डिसेंडिंग होल्डर पैसा दो। तो वहां पे जबरदस्ती छीन लेते हैं पैसा, यहाँ पे जबरदस्ती नहीं, यहाँ पे प्यार मोहब्बत होता है। 236 में क्या होता है, प्यार मोहब्बत से है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ही, माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, बट यहाँ प्यार मोहब्बत से। तो एन एक्वायरर और अ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न विद सच एक्वायरर ऑन बिकम होल्डर ऑफ 90% इशूड शेयर कैपिटल इक्विटी। मान लो कि सिंपल सी बात है, ए कंपनी बी का 90% शेयर होल्डिंग आराम से होल्ड कर लिया, यहाँ पे बाय वर्च्यू ऑफ एमलगेमेशन नहीं हो रहा है। नॉर्मली क्या किया, शेयर होल्डिंग होल्ड कर लिया, 5 करोड़ रुपया दिया, 90% शेयर होल्डिंग आ गई। अब 90% शेयर होल्डिंग आ गई तो ये सोचा यार 90% आ ही गई है, या मान लो 95% आ ही गई है, तो 5% और एक्वायर कर लेते, प्यार से ऑफर देते बी वाले को, भैया आपका 5% भी चाहिए, मैं दे ही दो, फुल्ली ओन्ड बन जाओ आराम से आप, ठीक है। या मान लो एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, मान लो कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, इन्होंने क्या किया, मेजोरिटी में कोई 40%, कोई 20%, कोई 10%, कोई 20%, टोटल 90% एक्वायर कर लिया अगली कंपनी का। तो एक काम करो ना, मेजोरिटी एक्वायर कर ही लिए हो तो माइनॉरिटी भी एक्वायर कर लो, यहाँ पे प्यार से हो रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, ठीक है। तो शैल नोटिफाई द कंपनी, अब ये लोग नोटिफाई करेंगे कंपनी को, भैया देखो हमने तुम्हारा 90% तो खरीद ही लिया है ना, या 95% तो खरीद ही लिया है, 5% और ही दे दो हमें, ठीक है, फॉर द इंटेंशन टू बाय द रिमेनिंग शेयर्स इक्विटी एट ए प्राइस रजिस्टर वैल्यू। अब सर यहाँ पे प्यार से प्राइस डिसाइड होता है, यहाँ पे प्राइस डिसाइड करता है रजिस्टर वैल्यूअर जो वैल्यूएशन करता है, ठीक है। इवन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, अब मान लो वो 5% लोग बचे हुए हैं, वो भी प्यार से बोल सकते हैं हम अब मेरा काम करो, आप मेरा शेयर्स खरीद लो, तो कैन ऑफर टू शेयर्स टू एक्वायर या पर्सन जो भी मेजोरिटी में। तो यहाँ पे सब प्यार मोहब्बत चल रहा है। 235 में है ना, 235 में जबरदस्ती चलता है, वहां पे एमलगेमेशन या जो भी अरेंजमेंट होता है उसके वे ऑफ में चलता है। यहाँ पे प्यार मोहब्बत चल रहा है कि 95% ले ही लियो तो 5% और ले लो। चलो बोलते बोलते ना, चलो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स देखो, अब देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स कौन हुए, वो 90% या 95% वाले हैं। इन्होंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया अमाउंट सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी। मान लो यहीं पे आइडिया लेके चलो, आइडिया के प्यार से ले लिए थे शेयर्स, ले लिए थे शेयर्स, ठीक है। तो आइडिया के शेयर्स ले लिए थे, मेजोरिटी था, तो अब जो बचा मेजोरिटी शेयर होल्डर्स, एक काम करो इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, और वहां से वो 60 डेज में क्या करेंगे, डिसबर्स कर देंगे, ठीक है। अब वो 1 साल से ज्यादा बैंक अकाउंट ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन है। ये सुनो, इफ कांट डिसबर्स विद इन 60 डेज और द शेयर होल्डर्स फेल टू क्लेम देन इट कैन बी पेड अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल तक जा सकता है। हाँ ये सुनो, ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी हु शेयर्स आर ट्रांसफर्ड विल एक्ट एज ट्रांसफर एजेंट। अभी जो कंपनी है ना, यहाँ पे एजेंट का कंपनी कैसे सर, मान लो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स था, मान लो यहाँ पे अंबानी जी, अंबानी जी ने क्या किया, कंपनी को ऑफर दिया, कंपनी को बोला कि देखो भाई हमारे पास 95% आ चुका है, 5% और चाहिए हमें। तो कंपनी ने माइनॉरिटी को बोला कि भैया 5% बेच दो, तो माइनॉरिटी ने क्या किया, कंपनी को शेयर्स दे दिया 5% रिगार्डिंग, और ये शेयर्स क्या किया, मेजोरिटी को बेच दिया, मेजोरिटी क्या किया, पैसा दिया, कंपनी वाले ने पैसा दे दिया। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक तरह से मीडियोकर काम करती है, कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफर एजेंट बन जाती है। एमसीक्यू याद रखना, इस केस में कंपनी क्या बनती है, ट्रांसफर एजेंट बन जाती है, ठीक है। व्हाट इफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स डोंट डिलीवर शेयर्स फिजिकली विद इन टाइम स्पेसिफाइड। अब मान लो माइनॉरिटी वालों ने ना फिजिकली शेयर्स सर्टिफिकेट नहीं दिया, पहले जमाने में होता था कि शेयर सर्टिफिकेट इन फिजिकल फॉर्म में आते थे। एग्जांपल दिखाई देता हूं, मैंने कल पढ़ाया था आईपीसीसी वालों को, ये देख लो, पहले शेयर सर्टिफिकेट है ना फिजिकल फॉर्म में आते थे, ठीक है। तो ये फिजिकल फॉर्म में आ गया, फिजिकल फॉर्म में नहीं ट्रांसफर किए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा भैया, कोई फर्क नहीं पड़ा। शेयर ट्रांसफर डीम टू बी कैंसल्ड एंड कंपनी इशू न्यू शेयर्स टू मेजोरिटी। पैसा लेन देन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है भैया, बस शेयर ट्रांसफर डिलीवर करना बाकी था, तो कोई बात नहीं, ये डीम्ड कैंसिल माना जाएगा ओल्ड वालों का, और नए वाले क्या करेंगे, आज से शेयर होल्डर्स बन जाएंगे।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है सर, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, कान खोलना, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो ज्ञान वाली बातें हटाओ, ये क्वेश्चन है। इफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग more than 75% of minority shareholding, ठीक है, negotiate with majority shareholding for a transfer at a higher price for shares held by them without disclosing the such negotiation agreement, then they shall have additional compensation should require minority shareholders on pro rata basis। क्या बोला सोहा, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, पता है मेरे को। सर मान लो 50 करोड़ आइडिया अभी जाने वाली है, ठीक है, अंबानी जी मान लो आइडिया के पूरा शेयर्स खरीद लिए, तो आइडिया जाने वाली है, इसके 90% अंबानी जी ने खरीद लिया, यहाँ पे प्यार मोहब्बत चलता है, तो 45 करोड़ अंबानी जी ने खरीद लिया, ठीक है, अंबानी जी ने खरीद लिया 45 करोड़, ये मान लो 45 नहीं, मान लो चलो 45 मान लो, 45 करोड़ अंबानी जी ने खरीद लिया। अब इसमें से 10% लोग ऐसे थे जो नाराज थे, नाराज नहीं थे, माइनॉरिटी थे, नाराज नहीं होते यहाँ पे, ठीक है, माइनॉरिटी थे, तो 5 करोड़ वाले शेयर होल्डर क्या हुए, माइनॉरिटी में, ठीक है, इसमें से माइनॉरिटी में ए और बी, ए का देखो 10% में ए का 75% अकेला था, मतलब बोला तो 3.75 करोड़, और बी का 25% दैट इज 1.25 करोड़। सुनो 50 करोड़ सामने वाली कंपनी थी, मान लो आइडिया, मान लो आइडिया पे 50 करोड़ था टोटल, अंबानी जी ने 90% खरीद लिया जो कि 45 करोड़, तो 10% और बचा ना, तो इसका 10% क्या हुआ, 5 करोड़। अब 5 करोड़ जो माइनॉरिटी थे इनको भी खरीदना बाकी था, इसमें माइनॉरिटी पास दो लोग थे, ए और बी, तो ए में ए का हक था, माइनॉरिटी में ए का हक था 75% और बी का हक था 25%, तो 3.75 करोड़ ए का फेवर में था और बी के फेवर में 1.25 करोड़। अब ए नेगोशिएट करता है, जो कि कौन है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी यहां नेगोशिएट कर रहा है, सोचो नेगोशिएट कर रहा है, सर एक काम करो सर, मेरा 3.75 करोड़ है ना, आप मेरे को 4.75 करोड़ दो, मैं चाहता हूं क्योंकि मैं माइनॉरिटी में 25% होल्ड किया हूं, मेरे को चाहता है, मेरे को अपन का चाहता है 4.75 करोड़, 1 करोड़ ज्यादा चाहता है, तो भैया एडिशनल जो मिला ना तुम्हें ए, ये एडिशनल कंपनसेशन चाहे माइनॉरिटी में जिसको भी एडिशनल कंपनसेशन मिला ना वो सबको बटेगा, सबको कौन, माइनॉरिटी वाले सबको बटेगा, तो ए एंड बी को दोनों को बटेगा, भले तुम्हें 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिला ना ए, कोई बात नहीं, एक करोड़ जो एक्स्ट्रा है ना वो ए और बी दोनों बटेगा, तो 1 करोड़ का 75 लाख ये रखेगा और बी भी 25 लाख रखेगा, जब बी में कुछ कूद फान नहीं किया तभी वो 25 लाख लेके जाएगा, तो यही बात है, ठीक है। तो जो भी एडिशनल कंपनसेशन मिलता है ना माइनॉरिटी वाले को, जो माइनॉरिटी वाले ज्ञान देते हैं ना कि मान लो कि मेरा तो 75% माइनॉरिटी में 75% है तो मेरे को ज्यादा चाहिए, तो भैया ज्यादा लोग है ना, जो भी एडिशनल मिला ना वो तुम दोनों मिल बांट के खाओगे, जो भी मान लो ए बी और सी भी होता ना तो ए बी सी में सेम परसेंटेज वाइज प्रोडाटा वाइज बढ़ता, ठीक है। सर यहाँ पे क्या हम ये मना कर सकते हैं कि हम 90% नहीं, हम सिर्फ 98% लेंगे, 2% नहीं लेंगे, नहीं भाई तुम्हें पूरा 100% लेना ही पड़ेगा। अगर तुम ये माइनॉरिटी में ये नहीं बोल सकते कि हम भैया ए को लेंगे बी को नहीं लेंगे, नहीं, तुम्हें ए बी दोनों को लेना पड़ेगा, ये बात याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ सेक्शन 237, भाई तो पानी पीने दो यार, थोड़ा गला सूख गया मेरा भी, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट, भैया पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आके सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, देखो दो कंपनी रो रही थी, हीरो रो रही थी, होंडा रो रही थी, एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना, हीरो रो रही थी, होंडा रो रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोचा यार तुम दोनों रो क्यों रहे हो, बोला कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ये बोला मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बोलता है तुम दोनों मिल जाओ ना, हीरो होंडा बन जाओ यार, क्या बिजनेस चलेगा तुम्हारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइडिया दिया कि काम करते हैं तुम दोनों को एमलगमेंट करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट में तुम दोनों लॉस में चल रही हो, ठीक है, एक काम करते हैं दोनों को है ना एमलगमेंट करते हैं, दोनों अच्छा प्रॉफिट कमा सकती हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फॉर एमलगमेशन ऑफ मोर देन 2 कंपनीज और 2 कंपनीज, जैसे हीरो होंडा या मान लो हीरो होंडा कोई भी जैगवार लिख लो, हीरो होंडा जैगवार करके आ गया कुछ भी, ठीक है, एग्जांपल है 3 कंपनी या 2 कंपनी मिला के पब्लिक इंटरेस्ट में नोटिफाई कर सकते हैं ऑफिशियल गेट में कि हम 2 कंपनी मिला के मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, एमलगमेट कर रहे हैं। तो ऑल लीगल प्रोसीडिंग ऑफ ट्रांसफर कंपनी ट्रांसफर टू ट्रांसफरी कंपनी, जो नई कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी में सारे प्रोसीडिंग्स उसको चले जाएंगे। तो सर यहाँ पे बस इतना इजी प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, एक प्रोविजन आपको आएगा, थोड़ा सुनो, ये एवरी मेंबर्स creditor debenture holder of transfer company shall have same interest right in transferee company। देखो जैसे मान लो कि वोडाफोन आइडिया, समझो कि आइडिया लॉस में जा रही थी, वोडाफोन ठीक ठाक चल रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला यार आइडिया काम करो, वोडाफोन साथ मर्ज हो जाओ, तो यहाँ पे वही चीज कर रही है, होना यही है, 232 वाला एमलगमेशन हो रही है, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, ये दोनों खुद से नहीं आते हैं, अदरवाइज ये दोनों खुद से आना पड़ता है, फिर ट्राइब्यूनल पर जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर, नोटिस, मीटिंग, ये वो दिस दैट। यहाँ पे मान लो 2 कंपनी का मिलन हो रहा है,
ठीक है, एक कंपनी डिसोल्यूट होने वाली है, वाइंडिंग अप से प्रोविजन से बचने के लिए डिसोल्यूट हो जाएगी, सिंपल सा, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मिलन करवा रही है। तो सुनो, एवरी मेंबर, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, ट्रांसफरर, जो आइडिया, मान लो आइडिया लेके चलते हैं अपने एग्जांपल, जो नॉर्मल चल रहा है वही आइडिया का, सेल हैव सेम राइट इन ट्रांसफरिंग कंपनी वोडाफोन में। तो आइडिया के क्रेडिटर, डिवेंचर्स होल्डर्स, मेंबर सबका सेम राइट होगा, कोई राइट अफेक्ट नहीं होगा। इफ इंटरेस्ट और राइट आर लेस या अफेक्टेड देन कंपनसेशन। मान लो 500 करोड़ के क्रेडिटर्स है, उनको 450 करोड़ मिल रहा है, तो 50 करोड़ कम मिल रहा है ना, तो कंपनसेट मिलेगा भाई उनको। अब मान लो एग्री पर्सन क्या होगा, जिनका राइट अफेक्ट होगा, ठीक है। मान लो क्रेडिटर है, उनको कुछ पैसा कम मिला, डिवेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट 9% 6% कर दिया, या मान लो कोई भी मेंबर्स हो गए, उनका राइट अफेक्ट हो गया, तो वो एग्रीव्ड हो गए। तो भैया एग्री पर्सन भी ना अपील फाइल कर सकता है ट्राइब्यूनल में, याद रखना। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट भी तुमको मिलाएगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में भी मिला रहा है ना, कोई बात नहीं, अपील फाइल करने का हक अभी भी एग्री पर्सन को, अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपील का फाइल होगा विद इन 30 डेज ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट पब्लिकेट कर दिया कि हाँ आइडिया और वोडाफोन मर्ज होने वाली है, हम मर्ज करवा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज करवा रही है, वहां से किसी का भी राइट अफेक्ट हो रहा है ना, तो 30 दिन के अंदर क्या करे, ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन लेके जा सकता है कोई भी क्रेडिटर्स, मेंबर या कोई भी एग्री पर्सन। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर सेक्शन 237 अनलेस, ठीक है, no order shall be made under section 237 unless copy of proposed order is sent to companies। अब ये देखो प्रपोज ऑर्डर कौन सा था, मान लो हीरो और होंडा मिल रही थी, या मान लो आइडिया वोडाफोन मिल रही थी, तो एक प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर आपको एक फॉर्मेटिंग ड्राफ्टिंग हुई होगी। तो क्या वो है ना, कॉपी ऑफ प्रपोज्ड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आया है ना, आपको ये कंपनीज को भेजना पड़ेगा। सुनो, जो भी ऑर्डर आया सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, जो भी ऑर्डर आया ना, ये एमलगेमेशन वाला जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, ये हर कंपनीज को जाना चाहिए। सुनो, और सेकंड, टाइम लिमिट ऑफ फॉर अपील हैज बीन एक्सपायर्ड, मतलब एक मंथ जो है ना अपील करने वाला 30 डेज, ये एक्सपायर होना चाहिए, क्योंकि आप 30 दिन इंतजार तो करो। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है पब्लिक इंटरेस्ट में, वो ऑर्डर तो कंपनी पर जाना ही चाहिए। हीरो होंडा मर्ज हो रही है, हीरो होंडा से आइडिया वोडाफोन, वो तो हर कंपनी को भेजो। सेकंड क्या है, 30 दिन इंतजार करो, क्योंकि 30 दिन टाइम लिमिट अपील का है, तो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गया, मान लो 31वां दिन आ गया, तब हाँ तब ठीक है, ऑर्डर इफेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या, अगर अपील फाइल हो गया तो इंतजार करो अपील डिस्पोज ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, इफ फाइल्ड हुआ अपील तो, ठीक है। तो चौथा क्या, सीजी हैज कंसीडर्ड एंड मेड मॉडिफिकेशन इन प्रपोज्ड ऑर्डर कंसीडरिंग सजेशन ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी मेंबर क्रेडिटर्स विद इन 2 मंथ ऑफ रिसीव्ड ऑफ प्रपोज्ड ऑर्डर बाय कंपनी। सीजी चाहे तो, मान लो हीरो होंडा कुछ मेंबर ने बोला सर एक काम करो ना, इसमें ये करवा दो, या मान लो क्रेडिटर्स ने बोला सर इसमें ये करवा दो, तो 2 महीने के अंदर सीजी चाहे तो अपने ऑर्डर में चेंजेस ला सकती है, मॉडिफिकेशन ला सकती है, क्योंकि सीजी ने पब्लिक इंटरेस्ट में मर्ज करवाया था, तो सीजी सजेशन सुनती है, सीजी ऑब्जेक्शन उठाती है, तो वो सुनती है, तो 2 महीने में प्रपोज ऑर्डर है ना, सीजी उसको ठीक करवा सकती है अपना। सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, ठीक है। जो भी ऑर्डर पास हुआ सीजी का, वो हमेशा दोनों पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट जाना चाहिए, जो कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है। तो दोनों पार्लियामेंट में आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अपील 30 डेज। अब देखो 238, 239, 240 इजी थिंग है, ठीक है। पहले 239, चलो 238 समझाई देता हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर ऑफ स्कीम कॉन्ट्रैक्टिंग इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 235। सर 235 क्या था, दिखाई दो एक बार, एक सेकेंड, ये वाला कहाँ गया, ये डिसेंडिंग वाला, ठीक है। इसके लिए सुनो बताता हूं क्या है, यहाँ पे एनओसी लाना पता नहीं, एनओसी नहीं होता जब कंपनी छोड़कर एनओसी देना पड़ता, वही चीज है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफर स्कीम, मान लो आप कंपनी के क्या किया एमलगेमेशन, और आपने कंपनी के 90% 4 महीने का 90% वैल्यू हाँ आ गया, मतलब 9 हाँ आ गया, तो डिसेंटिंग बचे थे, तो कहीं ना कहीं सबको पैसा तो देना ही पड़ेगा, पैसा तो लगता ही है। तो ये पैसा आपके पास है या नहीं, ये प्रूफ कहां से लाओगे। जो भी ये ऑफर ऑफ स्कीम चल रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ट्रांसफर शेयर्स होने वाले हैं, आइडिया के शेयर्स वोडाफोन जाने वाले हैं, 90% शेयर्स 4 मंथ में हो गए, जो भी डिसेंटिंग बचे वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे 2 महीने के अंदर। तो ये सारा पैसा के लिए मान लो 50 करोड़ रुपए चाहिए, तो 50 करोड़ रुपए है कि नहीं, ये क्या प्रूफ होगा। सुनो, every circular containing offer to members must be accompanied by necessary information in form CAA 15, मतलब CAA 50, ठीक है। तो एवरी सर्कुलर, मतलब जो भी आप सेल निकाल रहे हो 90% मेंबर्स के लिए, आपने कुछ तो कुछ नोटिस निकाला होगा, कुछ ना कुछ सर्कुलर निकाला होगा कि भैया 90% मेंबर्स हमारे 4 महीने में एक्सेप्ट कर लो, जो भी निकाला होगा ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन CAA 15 फॉर्म में आपको फाइल करना है। जैसे एयरटेल ने या मान लो वोडाफोन ने 90% शेयर निकाला, 10% शेयर डिसेंडिंग था, तो सारा प्रपोज स्कीम था ना, प्रपोज ऑफर था ना, ये आपको CAA 15 में आपको फाइल करना है।
Every such offer must contain a statement by the transferee, जो नया existing कंपनी है वोडाफोन कंपनी, disclosing step that is inquired necessary cash. इसके पास भैया 50 करोड़ रुपया कैश है, जो भी पैसा लगने वाला है ना, मतलब सिंपल जो भी कंसिडरेशन लगने वाला है ना इसके पास है, तो इसमें ये स्टेटमेंट डालना पड़ता है, एक स्टेटमेंट जाएगा कंपनी का कि हाँ मैं वोडाफोन आइडिया के 90% शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, डिसेंटिंग खरीदना चाहता हूँ, तो हमारे पास इतना फुलफिल अमाउंट रुपया है, हमारे पास इतना कैश है, हमारे पास इतना कंसिडरेशन अवेलेबल है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, एवरी सर्कुलर मस्ट बी रजिस्टर्ड। हाँ, जो भी सर्कुलर है, मतलब जो भी 90% आपने निकाला है खरीदने के लिए, मतलब आपने ऑफर निकाला जिसमें 9/10 वाले एक्सेप्ट करेंगे, जो भी ऑफर निकाला, जो भी सर्कुलर निकाला, एडवर्टाइजमेंट कराया, ये आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, ये आरओसी को रजिस्टर करना पड़ेगा। एक तरह से एनओसी जाता है कि हाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपनी का ड्यूज यूज नहीं है, हमें इतना पैसा दे देंगे आइडिया को। एक पहले आरओसी, जो 3 चीज है, पहले CAA 15 फॉर्म फाइल करो जहां पे एक प्रपोज ऑफर का स्कीम जाएगा, किसमें कितना जाने वाला है। सेकंड क्या है, एक स्टेटमेंट जाएगा कि हाँ हमारे पास इतना रोकड़ा है कि हम दे सकते हैं। थर्ड क्या जाएगा, उसको रजिस्टर करवाओ अपने आरओसी से बिफोर इशूइंग इट। ठीक है, आरओसी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, मैं रिफ्यूज मना कर सकता है इसको, ठीक है, कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे टू रजिस्टर्ड सर्कुलर, इस सर्कुलर को रजिस्टर नहीं करेंगे इफ इंफॉर्मेशन या फॉल्स इंफॉर्मेशन वाज गिवन इन सच कम्युनिकेट 30। मान लो आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया, आपके पास 5 करोड़ रुपया था, आपने 50 करोड़ का स्टेटमेंट फाइल कर दिया, तो कहीं ना कहीं गलत है ना, तो आरओसी पार्टीज को इंटीमेट करेगा, पार्टीज ट्रिब्यूनल को इंटीमेट करेंगे। ठीक है सर, 239 240 इजी सेक्शन, 5 मिनट्स बस। सर 239 में क्या है, सिंपल सी बात है, आइडिया गोइंग टू मर्ज विथ वोडाफोन, मतलब मर्ज हो गई, ऑर्डर आ गया, मर्ज हो गई, वोडाफोन VI बन गया, आइडिया खत्म। अब आइडिया क्या किया, आइडिया खत्म, इसके डायरेक्टर ये सब लोग बोले कि क्या करो, सारे इसका बुक्स ऑफ पेपर है ना, इसको जला दो, इसको ना जला दो। अब ये जला दिया, खत्म हो गया। क्या ये पहला बात, ये क्या ये कर सकता है सर, कौन कंपनी, ये डिसोल्यूट कंपनी, ये जिस कंपनी का डिसोल्यूशन हो चुका है, जैसे ये आइडिया का डिसोल्यूशन हो चुका है ना, क्योंकि ऑर्डर आ चुका, सब कुछ आ चुका, वोडाफोन में मर्ज हो गई, अब आइडिया बस एक खोखली कंपनी है, तो क्या करे आइडिया, क्या करे, अपने सारे बुक्स ऑफ पेपर जला दे? बिल्कुल नहीं। सुनो, कभी भी आपका डिसोल्यूशन हो गया ना बाय वे ऑफ ये एमलगेमेशन वाला में, तो आपको अपना बुक्स ऑफ पेपर संभाल रखना है। कब तक संभाल रखना है, और आपको जलाना भी है ना, आपको खत्म भी करना है ना, सबसे पहले आपको CG का प्रायर परमिशन लेना है। सर यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दिमाग खोल लो, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, छोटा सेक्शन है, क्वेश्चन हाईली चांसेस है। तो कभी भी आप बुक्स ऑफ पेपर जला नहीं सकते, बहुत MTP में क्वेश्चन घूमते देखा है। तो कोई भी कंपनी जो बंद होने वाली होती है ना, जो डिसोल्यूट हो जाती है, तो वो अपने बुक्स ऑफ पेपर कभी नहीं जलाएगी। कब तक नहीं जलाएगी, कब तक नहीं डिस्ट्रॉय करेगी, जब तक CG का प्रायर परमिशन ना ले ले। ठीक है, नीडेड बिफोर डिस्पोजल ऑफ बुक्स ऑफ पेपर, आपको डिस्पोज करना कोई बात नहीं, करो, बट CG का प्रायर परमिशन ले लो। ठीक है, बिफोर ग्रांटिंग परमिशन, अब CG पास आया, CG पास ऑफ परमिशन लेना है, अब CG क्या करेगा, CG बंदा अपॉइंट करेगा। ठीक है, अपॉइंट समवन टू एग्जामिन, ये क्या करेगा, जाके चेक करेगा, एग्जामिन करेगा दैट फॉर वेदर इज कंटेंट एविडेंस ऑफ ऑफेंस और नॉट। ये बंदा चेक करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि बुक्स अकाउंट में कुछ हमें फ्रॉड पता चल गया और बाद में पता चला कि ये जलाने वाले थे, बस इसलिए एमलगेमेट करने वाले थे और इसलिए कंपनी बंद करने वाले थे। तो कहीं ना कहीं साजिश हो सकता है कि आइडिया को बंद करो, बहुत सारा फ्रॉड है, वोडाफोन में चला गया, बुक्स अकाउंट जमा करो, खत्म करो और निकल लो यहाँ से। नहीं, जलाना है CG से परमिशन लेना पड़ेगा, हम नौकर करेंगे, CG हम अपना कंपनी का बुक्स अकाउंट जलाने जा रहे हैं, डिस्पोज करने जा रहे हैं। CG बोले रुको, हम एक बंदा अपॉइंट करेंगे, मान लो मिस्टर राजू जी अपॉइंट हो गए, राजू क्या करेंगे, जाके आइडिया का पूरा बुक्स ऑफ पेपर चेक करेंगे, कुछ ऐसा तो नहीं है जबरदस्ती के जलाने का दिमाग लगाया जा रहा है, डिस्पोज ऑफ करने का दिमाग लगाया जा रहा है, और उनको कुछ एविडेंस मिल गया कि कुछ ऑफेंस हुआ था इस कंपनी में, इसलिए बुक्स ऑफ पेपर जला के खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो याद रखना CG का अप्रूवल लगेगा। 240 सिंपल बोलता है, तुमने जो भी कांड किया ना, सुनो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन एनी लॉ लायबिलिटीज फॉर ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट बाय ऑफिस एंड डिफॉल्ट ऑफ ट्रांसफर कंपनी, जो आइडिया बिफोर मर्जर एंड एमलगेमेशन शैल कंटिन्यू इवन आफ्टर। मतलब सिंपल सी बात है, आइडिया कंपनी तुमने जो भी कांड किया अपने टाइम पे, एमलगेमेशन मर्जर एमलगेमेशन होने से पहले, तुम अभी भी उसके लिए लायबल होगे। ठीक है, तो वो कंटिन्यू है, तुम्हारे कांड कंटिन्यू रहेंगे। तुमने कांड कर दिया, 2014 में कांड किया, 2018 में तुम एमलगेमेट हो गए वोडाफोन के साथ, अब एमलगेमेट होने के बाद वो वोडाफोन इन VI बन गया, तो ये मत समझना 2014 का फाइल खुलेगा तुम उसके लिए लायबल नहीं होगा, उसके लायबल वोडाफोन होगा, बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी उसके लायबल होगा जो तुमने अपने टाइम पे कांड किया था। तो दैट्स इट, 240 तक खत्म। मैंने ये चैप्टर रेगुलर क्लास में भी नहीं पढ़ाया था, तो बट मेरे अंदाज से मैंने ये डिटेल करवा दिया आपको। ठीक है, होप सो आपको अच्छा लगेगा। कुछ नहीं करना है, इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी नोट कर देता हूं। 239 is highly important मेरे अंदाज से, लिस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपका हाईली इंपॉर्टेंट आ सकता है। यहां पे आना भाई, वर्चुअल एमलगेमेशन नहीं होता, यहां प्यार से लेते हैं हम। ठीक है, सीरियस, ये हाईली इंपॉर्टेंट है। 234 लिस्ट इंपॉर्टेंट, बस यहां पे RBI अप्रूवल याद रखना है आपको।
ठीक है। तो यहाँ पे इजी है सारा, मैं बता ही दिया, ऊपर वाले मैंने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। चलो ऑल द बेस्ट यार, थोड़ा मेरे को भी यार मोटिवेट चाहिए, थोड़ा कमेंट में डाल दिया करो कैसा लगा, क्या करो, लाइक कर दिया करो यार, मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जो मना कर दिया करो, मेरे को भी अच्छा लगता है यार। देखो कभी कभी होता है ना, मैं भी लो फील करने लगता हूँ यार, सही लगता है कि हाँ व्यूज आते हैं 100-200 व्यूज आते हैं, बट मेरे को लगता है यार पता नहीं लाइक्स भी आ जाते हैं 10-15 मेरे को लाइक। देखो मेरे को, मैंने जब वीडियो देखता था ना तो शायद ही मैं किसी की वीडियो लाइक करता था, पर ठीक है हमारा काम किया भैया, पढ़ा, खत्म किया, बंद किया, हो गया। तो मेरे को फील आता है यार ठीक है, किसी किसी वीडियो में ना, चलो मैं बोल रहा हूँ, अब देखो अब जो टीचर बोलते हैं मैं तो वहाँ पे लाइक कर देता था, अब मेरे साथ ही होता था, तो सर थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, मेरे को ही मोटिवेट करने, मैं भी मोटिवेट होऊंगा, मैं भी तो लंबा चलने वाला हूँ, ठीक है, अभी तो मार्केट में लंबा चलने वाला हूँ कसम से, मैं तो पूरा आग लगाने वाला हूँ, सोच लिया हूँ। तो थोड़ा सा आप मेहनत कर दो, मेरे लिए कर दो सर। मैंने तो कुछ अभी तक कॉस्ट भी नहीं मांगा आपसे, कुछ क्लासेस का इधर उधर कुछ नहीं। तो आप अभी मैंने IPCC क्लासेस लॉन्च किया है, आप अपने जूनियर सजेस्ट कर सकते हो सर, डायरेक्ट मत बोलो कि आप ले ही लो क्लास, आप डेमो लेक्चर्स है, 5 डेमो लेक्चर्स है, आप मेरे से कोऑर्डिनेट करा दो। अब मैंने चीप कॉस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 10,000 8,000 9,000 क्लासेस नहीं यार, सिंपल सा, मैं ऐसा भी नहीं कि कॉस्ट हाई करने वाला हूँ, ठीक है। और जहाँ मैं एसोसिएट हूँ, मैं उनके साथ काम कर ही रहा हूँ इंटर क्लासेस में, तो एक अच्छा खासा फेस टू फेस का भी एक्सपीरियंस मिल चुका है, क्लासेस भी रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं पर्सनल डाउट भी सॉल्व करता हूँ, तो सर थोड़ा बड़े भाई समझ के सोच लो मेरे लिए भी, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में बता देना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सर मेरे लिए अदर चैप्टर बचा IBC, फेमा और सेबी, ठीक है, कोशिश करूंगा IBC कल उठा दूं, ठीक है सर। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए सर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। ऑल द बेस्ट। एग्जाम बहुत पास आ चुके भैया, हिलाना है, एकदम तगड़ा वाला काम करना, पढ़ते रहना बैठ के, मई अटेम्प्ट आपका है, चलो।